इस वीडियो में हम लोग प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और फिर एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर और फिर 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी बार नीट में पूछा जा चुका है और फिर वो एनसीईआरटी से है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, तो जैसे कि हम लोग को पता है जो एसी सोर्स होता है, जैसे कि ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम जो एसी करंट और एसी ईएमएफ होता है वो कहाँ से होता है? ऑब्टेन्ड एसी जनरेटर से, हम लोग सब पहले देख चुके हैं। तो वहाँ जो पोटेंशियल और जो करंट होता है, जैसे कि ये जो पोटेंशियल है, ये जो करंट है, ये टाइम के साथ वेरी करता है। जो एसी में जो पोटेंशियल होता है और जो करंट होता है वो तो टाइम के साथ वेरी करता है और डीसी में कांस्टेंट होता है। हम लोग पहले देख चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट 01 वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे जो जब एसी सोर्स है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा। तो वो क्या होता है? पोटेंशियल Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पे Vm जैसे कि हम लोग पहले देख लेते हैं कुछ टर्म, जैसे कि जब Im हो, जैसे कि Im, I नोट, Vm, V नोट, जब ऐसा टर्म हम लोग को देखने को मिले तो ये होता है पीक वैल्यू होता है। जैसे कि I नोट है तो ये क्या है? पीक करंट वैल्यू, मतलब करंट का पीक वैल्यू है। V नोट है तो ये पीक पोटेंशियल है। Im है या फिर Vm है, ये पीक वैल्यू ऑफ है और पर्टिकुलर जैसे करंट पोटेंशियल ये पीक वैल्यू है। ये ध्यान रखने कुछ टर्म, जैसे कि आई आर एम एस लिखा हुआ होगा तो ये बता रहा है कि ये आर एम एस वैल्यू है। जैसे सिर्फ आई लिखा होगा, जैसे कि ये बोलता है एनसीईआरटी, अगर सिर्फ आई लिखा हुआ होगा तो हम लोग उसे क्या मानेंगे? आर एम एस वैल्यू मानेंगे। सिर्फ भी लिखा होगा या फिर भी आर एम एस लिखा होगा तो उसे हम आर एम एस वैल्यू करेंगे कंसीडर। यहाँ पे जैसे कि भी है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिखे हुए टी, मतलब कि जो यहाँ पे पोटेंशियल है एसी करंट में, एसी सर्किट में, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, करता ही है टाइम के साथ वेरी, क्योंकि एसी सर्किट है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल और जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी करेगा। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो क्या है? Vm साइन ओमेगा टी, और जो आई है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो क्या है? Im साइन ओमेगा टी। मतलब ये Vm और जो Im है ये क्या है? ये पीक वैल्यू है। मतलब जो Vm है वो क्या है? पीक पोटेंशियल, पीक वोल्टेज। और जो ये Im है ये क्या है? एक पीक करंट का वैल्यू पीक है, मतलब कि पीक वैल्यू है करंट का। और जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है, ध्यान देने की बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो होता है, जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो करंट और वोल्टेज होता है वो आपस में सेम फेज में होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो करंट और जो पोटेंशियल होते हैं प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वो आपस में सेम फेज में होते हैं। मतलब कि जो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, जैसे कि ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों के बीच में जो फेज है वो सेम है। मतलब जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा प्योर रेसिस्टिव सर्किट के केस में। एक सिमिलरली हम इसमें देखें प्योर इंडक्टिव सर्किट में, तो जो इसमें करंट और जो इसमें करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज से बाय फेज डिफरेंस π/2। ये ध्यान रखना है अपने को कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें करंट लैग करता है। ये ध्यान रखना है कि जो इंडक्टिव सर्किट है उसमें करंट लैग करता है, मतलब कि करंट पीछे होता है किससे? वोल्टेज से। कितने फेज में? 90 डिग्री, π/2। तो यहाँ पे हम करंट का वैल्यू क्या लिखेंगे? जो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है Im, वो साइन ओमेगा टी माइनस, क्योंकि यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो पोटेंशियल से पीछे चल रहा है। कितना? 90 डिग्री। इसलिए हमने क्या लिखे हैं? π/2। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट है वहाँ पे जो करंट और पोटेंशियल होते हैं वो आपस में सेम फेज में होते हैं। यहाँ भी साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, आपस में दोनों सेम फेज में है। मतलब कि जो फेज डिफरेंस है करंट और पोटेंशियल के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, वो जीरो है फेज डिफरेंस, फेज एंगल। लेकिन जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें जो होता है ना करंट, वो लैग करता है, मतलब कि वो वोल्टेज से पीछे होता है। कितना? 90 डिग्री। ये ध्यान रखने की बात है। जो करंट है लैग करेगा इंडक्टिव सर्किट में। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? करंट लीड करता है, मतलब करंट वोल्टेज से आगे होता है। कितना? 90 डिग्री। इसको याद कैसे रखेंगे? सी से कैपेसिटर और सी से करंट दोनों आपस में दोस्त मान लो।
जो करंट है और जो कैपेसिटर है सीसी, दोनों आपस में फ्रेंड हैं। तो दोनों फ्रेंड है तो दोनों फ्रेंड मिलकर लीड करेंगे, तो दोनों आगे चलेंगे आपस में दोनों मिलकर, तो दोनों लीड करेंगे। जो करंट है यहाँ पर लीड करेगा, ऐसे ऐसे याद कर रखेंगे हम लोग। जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें जो करंट है वो लीड करता है, क्योंकि सी से कैपेसिटर और सी से करंट, ऐसे याद रख रहे हैं हम लोग, सी से करंट और सी से कैपेसिटर। तो यहाँ पे लीड करेगा करंट वोल्टेज से, कितना, π/2। तो ये समझ में आ गया। मतलब ये याद ही रखना है अपने को, याद रखना है कि जो कैपेसिटिव सर्किट होता है उसमें जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज से, मतलब वोल्टेज को लीड करता है, मतलब वोल्टेज से आगे चलता है, कितना, 90 डिग्री, π/2। और जो इंडक्टिव सर्किट होता है वहाँ पे करंट लैग करता है, कितना, π/2, किससे, वोल्टेज से। हम लोग आगे और समझने वाले हैं। और जो रेसिस्टिव सर्किट होता है वहाँ पे करंट और जो वोल्टेज है वो दोनों आपस में सेम फेज में होते हैं, मतलब कि रेसिस्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। करंट और जो वोल्टेज पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, वो दोनों सेम फेज में है, तो जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, सेम फेज में है, आपस में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करेगा, करंट पीछे चलेगा वोल्टेज से, कितना, π/2, 90 डिग्री। कैपेसिटिव सर्किट में सी से कैपेसिटर, सी से करंट, दोनों दोस्त है, तो लीड करेगा, जो करंट है वो लीड करेगा वोल्टेज को, कितना, π/2 से, 90 डिग्री से। ये समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे देखते हैं जो रेसिस्टिव सर्किट है इसमें रेसिस्टेंस लगा हुआ है, जिसको लोग आर बोलते हैं। हाँ, ये ध्यान देने की बात है। अगर जो इंडक्टिव सर्किट है इसमें लगा हुआ है इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस एल है, तो जो इसका होता है ना रेसिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एक्सएल से। किससे, एक्सएल से। जो होता है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये एक्सएल, इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, मतलब ये भी अपोज करता है मोशन ऑफ करंट को, ये भी अपोज करता है, ये भी रेसिस्टेंस की तरह ही है, मगर हम इंडक्टेंस के केस में इसको हम बोलते हैं, इस रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यहाँ ध्यान रखने की बात ये है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब एसी सोर्स में लगा हुआ है तो एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी होता है जो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। लेकिन जो डीसी सोर्स होता है, जैसे सेल और बैटरी, उसमें फ्रीक्वेंसी 0 होता है। जो एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोल रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और ये सिमिलर टू रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस की तरह ही है, ये भी मोशन को अपोज करेगा। तो इंडक्टिव सर्किट में जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका वैल्यू होता है ओमेगा एल। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 2π फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। 2πf क्या होता है, ओमेगा। एल क्या है, इंडक्टेंस। और जो कैपेसिटर का जो होता है रेसिस्टेंस, जो कैपेसिटर का जो होता है रेसिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो एक्सी है ये कैपेसिटर का रेसिस्टेंस है, मतलब जो कैपेसिटर जो मोशन को अपोज करेगा, जितना अपोज करेगा उसको लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको लोग इंडिकेट करते हैं एक्सी से। उसका वैल्यू कितना होता है, 1/ωc। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 1/ωc। यहाँ पे क्या था, ओमेगा एल। एग्जाम में यही होता है कंफ्यूज, एग्जाम में जाएंगे और लिख देंगे एक्सी इक्वल टू ओमेगा सी, जो कि एकदम गलती है। 1/ωc। यहाँ पे जो इंडक्टिव, यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि यहाँ पर हम देखें एक्सी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1/ωc। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2πf ओमेगा कोस सी। मतलब जो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, फ्रीक्वेंसी से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पे जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडक्टर के केस में। यहाँ पे जो ओमेगा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना फ्रीक्वेंसी से।
यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ध्यान देने की बात है, ये यही सिली मिस्टेक होता है एग्जाम में, हम लोग यही भूल जाते हैं। इसको मार्क, इसको हम लोग स्टार कर पॉइंट कर देंगे ताकि भूले ना। जो इंडक्टिव रिएक्ट जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या होता है 1/ωc, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ωL होता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था वो 1/ωc था, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है? अब जैसे कि ωt है, ωt क्या एंगल है, थीटा इक्वल टू क्या होता है ωt। तो हम एक ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो दोनों जो पोटेंशियल है और जो करंट है दोनों आपस में सेम फेज में है, क्योंकि ये भी ωt साइन ωt, ये भी साइन ωt, दोनों आपस में सेम फेज में है। तो हम क्या किए, इस जीरो एंगल से ωt एंगल तक चले, ऊपर ωt एंगल तक चले, और ये रहा अपना वोल्टेज, ये रहा अपना Vm जो लिखे हैं, पीक पोटेंशियल है, पीक वोल्टेज है, और ये रहा अपना Im, ये क्या है, ये पीक करंट है। क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं इसलिए दोनों सेम ही लाइन पे आ रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं, ωt एंगल पर दोनों सेम फेज में हैं। तो ये पीक, ये क्या है, Vm क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या देखें, Vm होगा या V0 होगा, उसको लोग पीक वैल्यू बोलेंगे। Im होगा या फिर I0 होगा, उसको लोग पीक वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये Vm है, मतलब कि ये पीक वोल्टेज है। यहाँ पे दोनों सेम फेज में हैं इसीलिए सेम लाइन पे आएंगे। तो ये Im है, ये क्या है, ये पीक करंट है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो y जो y प्रोजेक्शन है उस पर आएगा। ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, क्या हुआ, Im साइन ωt, करंट का Im साइन ωt, और ये क्या है Im साइन ωt, ये इंस्टेंटेनियस करंट है किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर AC करंट है तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है AC करंट में, और जो करंट और जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, वो टाइम के साथ वेरी करता है। तो हम लोग फिक्स करंट कितना ज़्यादा सर्किट में वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक इंस्टेंट पे कितना होगा वो हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ वेरी करेगा करंट और पोटेंशियल AC सर्किट में। तो ये एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ये करंट है Im साइन ωt, और वोल्टेज कितना है Im साइन ωt, Vm साइन ωt, वो पोटेंशियल है, ये करंट है। अब इसी फिगर को अगर हम बनाए सिंपल फॉर्म में, हम लोग मोस्टली जब सॉल्व करें इक्वेशन तो सिर्फ जो ये फैन है फेजर, ये है डायग्राम, इसी को हम लोग यूज करेंगे फेजर डायग्राम में, सिर्फ हम लोग इसी को यूज करेंगे। सिर्फ हम लोग समझने के लिए इसको हम लोग बनाए हैं, मतलब, लेकिन हम लोग जब सॉल्व करें इक्वेशन तो सिर्फ इसी को हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ωt, और ωt ही पे क्या है, करंट और पोटेंशियल है, दोनों सेम फेज में है, मतलब दोनों सेम ही लाइन पे आएंगे। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो वोल्टेज है और जो करंट है दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। जैसे कि ये हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये है 0 से इतना ऊपर, और जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है। तो मतलब जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है किसे कंपेयर में, वोल्टेज से कंपेयर में। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि ये वोल्टेज है, जब हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं AC चैप्टर, मतलब यहाँ पे AC वोल्टेज होगा, तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, ये जो VT है ना, VT और IT, इसको हम क्या बोलते हैं, एक ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये पोटेंशियल का इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे है। ये जो करंट है ये एक पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस करंट है। तो इसको हम एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पोटेंशियल कितना होगा, Vm साइन ωt, करंट कितना होगा Im साइन ωt, क्योंकि ये रेसिस्टिव सर्किट है, यहाँ पे करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, Im साइन ωt। तो करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या होगा V/R। तो यहाँ पर लिखे हम लोग VM/R। VM क्या है, पीक वैल्यू ऑफ
ईएमएफ करंट पोटेंशियल जो ही बोल सकते हैं हम लोग। तो ये पीक पोटेंशियल है VM/R। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें ऑब्जर्व करें तो पोटेंशियल के केस में क्या था पीक वैल्यू VM, क्या था पीक वैल्यू VM पोटेंशियल के केस में किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, और करंट के केस में क्या है पीक वैल्यू VM/R। मतलब VM/R क्या होगा, कुछ कम होगा VM से। जैसे अगर हम VM को 5 मान लें, 5 वोल्ट, यहाँ पे 5/R, तो अगर R अगर रेसिस्टेंस 2 भी होगा तो कितना आ गया 5/2 आ गया ना। तो ये तो इससे कम ही होगा ना, ये वैल्यू तो इससे कम ही होगा। तो इसलिए क्या हुआ, जो पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है करंट से। इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं साफ। तो ये क्या है, ये पीक वैल्यू, ये किसका मैग्नीट्यूड है, करंट पोटेंशियल का, और ये किसका है करंट का। जो करंट का है मैग्नीट्यूड वो किससे कम है पोटेंशियल से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो करंट का जो आया पीक वैल्यू कितना आया VM/R, मतलब VM से तो कम ही रहेगा ये पीक वैल्यू। इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं। और जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन तो हम लोग वहाँ पे फेजर डायग्राम ऐसे बनाएंगे। जब होगा रेसिस्टिव सर्किट तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ω t बनाएंगे, ω t एंगल, और इसी लाइन पे दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, करंट को और पोटेंशियल को भी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जो करंट और पोटेंशियल होते हैं वो आपस में सेम फेज में होते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इसमें इंडक्टिव सर्किट में, तो हम लोग को पता है कि अगर इंडक्टिव सर्किट है तो जो करंट है वो लैग करेगा पोटेंशियल से। कितना भाई, तो 90 डिग्री, π/2 एंगल लैग करेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो करंट होता है, जैसे कि देखें हम लोग, जो करंट होता है वो पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे होता है। करंट अगर लैग कर रहा है पोटेंशियल से, इसका मतलब जो करंट है वो पोटेंशियल से पीछे है, कितना 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। तो हम लोग पहले हम लोग बनाए फेज डायग्राम पोटेंशियल का किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो हम लोग चले ω2 डिग्री ऊपर, तो ये बन गया VM, पीक वैल्यू है पोटेंशियल का। और इस पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे हम लोग क्या बना दिए करंट, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या करता है, लैग करता है पोटेंशियल से, कितना 90 डिग्री। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग फेजर डायग्राम ऐसा बनाएंगे इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव के केस में। ω t एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ω t लिख देंगे एंगल, ω t लाइन पर हम लोग क्या ड्रा करेंगे Im, मतलब करंट को, और इस करंट के ऊपर हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री ऊपर पोटेंशियल, क्योंकि जो करंट हम नीचे रहेगा ना इंडक्टिव के केस में, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, तो करंट पीछे होता है किससे, पोटेंशियल से। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाएंगे सर डायग्राम इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव के केस में फिर डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटी के केस में क्या होता है, जो करंट होता है वो लीड करता है। तो जब हम लोग यहाँ T से अगर चले ω डिग्री ऊपर, ω t डिग्री, तो ये मिल गया अपने को पोटेंशियल, और पोटेंशियल से 90 डिग्री ज़्यादा, मतलब 90 डिग्री आगे, पीछे नहीं आगे, क्योंकि यहाँ पे जो करंट होता है वो लीड करता है, यहाँ पे करंट होता है वो लीड करता है। तो 90 डिग्री आगे हम लोग क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा, मैक्सिमम करंट। और जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, ऐसा बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ω t होगा, और ω t से नीचे हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, ω t से नीचे क्या ड्रॉ कर देंगे, पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे जो करंट होता है वो लीड करता है, मतलब करंट आगे होता है पोटेंशियल से, कितना 90 डिग्री। बस इसे ध्यान रखना है, जैसे कि जो है ना फेजर डायग्राम जब सॉल्व करें क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है, ये यही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तो सिर्फ हम लोग समझने के लिए ड्रॉ किए हैं, ये यहाँ पे करंट कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है पोटेंशियल से 90 डिग्री, यहाँ पे लैग करता है, यहाँ पे नीचे रहेगा 90 डिग्री, और यहाँ पे दोनों सेम फेज में होंगे। अगर हम ग्राफ देखें पोटेंशियल और करंट के बीच में तो कुछ ऐसे आएगा, साइन का ग्राफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे sin ω t है, तो दोनों के बीच में जो ग्राफ आएंगे वो
साइन साइन का ही ग्राफ आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड का डिफरेंट होगा। जो जो तो यहाँ पे एल्टीट्यूड है उसका डिफरेंस होगा, जो करंट का जो होगा मैग्नीट्यूड वो कम होगा पोटेंशियल से, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। क्योंकि जो पीक वैल्यू है करंट का वो पोटेंशियल से कम है, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो पीक वैल्यू है वो क्या है, वी एम है। जो करंट का पीक वैल्यू है वो वी एम बाई आर है, कम है। तो इसलिए जो ग्राफ का जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसका जो पीक वैल्यू होगा अल्टीट्यूड वो क्या होगा, वो v का ज़्यादा होगा, i का कम होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इसमें देखें इंडक्टिव सर्किट में, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग देखें अगर तो दोनों साइन का ग्राफ है। v क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, और i क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि यहाँ पे करंट लैग कर रहा है। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, बस ध्यान रखना है। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है पोटेंशियल से, कितना, पाई बाई टू, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस 90 डिग्री, मतलब जो पहले फेज था उसे 90 डिग्री पीछे कौन है, करंट है। तो यहाँ पे जो करंट हम लोग क्या लिखे हैं, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, करंट लैग करेगा पोटेंशियल से 90 डिग्री। तो अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन लें, जैसे कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, तो इससे अगर माइनस कॉमन लें तो क्या आएगा, आई एम साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस हो गया, और जहाँ पे प्लस था वो माइनस हो गया, क्योंकि हम माइनस कॉमन लिए हैं। और साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। हम लोग बेसिक मैथ में पढ़ चुके हैं ये सब, कि जो साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आई एम, मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, कॉस ओमेगा टी, मतलब कि कॉस का माइनस का ग्राफ, कॉस का माइनस का ग्राफ याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं बेसिक मैथ में। जो कॉस का जो माइनस का ग्राफ बनेगा, मतलब कोई निगेटिव वैल्यू है, जैसे ये जीरो है, इधर है पॉजिटिव वैल्यू, इधर है निगेटिव वैल्यू, मतलब जो करंट का जो होगा ना ग्राफ शुरू, वो निगेटिव वैल्यू से शुरू होगा, क्योंकि निगेटिव कॉस है, आई एम निगेटिव कॉस ओमेगा टी, मतलब कि कॉस का निगेटिव ग्राफ बनेगा करंट का केस में, इसे एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो इसका ग्राफ कैसे बन गया, निगेटिव से ऐसे, मतलब जब पोटेंशियल जब मैक्सिमम होगा पीक पे अपना, जब पोटेंशियल का पीक वैल्यू होगा तो करंट का मिनिमम वैल्यू होगा, जब करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो पोटेंशियल का मिनिमम वैल्यू होगा, वाइस वर्सा। इसमें क्या था, रेसिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में थे, मतलब कि जब पोटेंशियल जीरो था तब करंट भी जीरो था, साइन ओमेगा टी दोनों सेम फेज में है। मतलब कि जब पोटेंशियल जीरो है, जब पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है तब करंट का वैल्यू भी जीरो है, जब पोटेंशियल मैक्सिमम पे है तब करंट भी मैक्सिमम पे है, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम फेज में है। रेसिस्टिव सर्किट में सेम फेज में है करंट और पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे सेम फेज में नहीं है, करंट लैग कर रहा है पोटेंशियल से, करंट पीछे है 90 डिग्री, करंट पीछे है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बाद से शुरू, जब ये पार्टिकल जीरो पे है तो 90 डिग्री पीछे है, यहाँ पे लैग कर रहा है, इसका कॉस का ग्राफ आएगा, ये लोग देख चुके हैं क्या होता है, माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी। इसका साइन का ग्राफ आएगा, जो पोटेंशियल है उसका साइन का ग्राफ आएगा, यहाँ पे लिखे हैं पोटेंशियल क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, करंट क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब ये लैग कर रहा है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो क्या आया, माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, मतलब कि कॉस का ग्राफ कहाँ शुरू होगा, माइनस नीचे से, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कैपेसिटिव सर्किट में, कैपेसिटिव में सी से कैपेसिटर और सी से करंट दोनों दोस्त है, तो यहाँ पे करंट लीड करेगा वोल्टेज को, मतलब जो करंट होगा वो पोटेंशियल से आगे होगा, कितना, 90 डिग्री। तो जो यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे जो वी का ग्राफ बनेगा, जब पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा वो साइन ओमेगा टी, मतलब साइन का ग्राफ बन जाएगा ये। लेकिन जो करंट का ग्राफ बनेगा, यहाँ पे क्या होता है, करंट लीड करता है, मतलब कि जब पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे चलेगा, मतलब कि आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और साइन 90 प्लस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा,
मतलब कि कॉस अगर आप बनाएंगे पॉजिटिव में तो कॉस अगर आप यहाँ शुरू हुआ, सिमिलरली जब यहाँ पे करंट मैक्सिमम है पॉजिटिव वैल्यू में, यहाँ पे करंट का पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे करंट का निगेटिव वैल्यू था, यहाँ पे जब करंट निगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम था तब पोटेंशियल जीरो था। मतलब जब करंट मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल मिनिमम, जब पोटेंशियल मैक्सिमम तो करंट मिनिमम। इंडक्टिव और कैपेसिटिव के केस में, दोनों केस में यहाँ पे दोनों सेम फेज में है। करंट मिनिमम तो पोटेंशियल मिनिमम, करंट मैक्सिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम, यहाँ पर दोनों सेम फेज में है। यहाँ पर कॉस का पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे जो कॉस अगर आप ऊपर से बनेगा करंट के केस में, और पोटेंशियल के केस में यहाँ पे साइन अगर आप बनेगा ऐसे। तो ये अपने को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पावर, कि पावर क्या होगा प्योर रेसिस्टिव सर्किट के केस में, प्योर इंडक्टिव के केस में, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में। एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा यह हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें प्योर रेसिस्टिव सर्किट, तो इसमें अगर हम लोग देखें पावर ऑफ एसी क्या होगा। पावर क्या होता है, वी आई पोटेंशियल इनटू करंट। तो अगर हम लोग जानते हैं जब पोटेंशियल क्या होता है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। तो जो अगर हम यहाँ पे V को लिखें आई आर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। मतलब अब हम लोग को पता है कि जो पोटेंशियल होता है और करंट होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है, क्योंकि एसी सर्किट है तो टाइम के साथ वेरी करेगा, क्योंकि एसी सर्किट है। यानी हम लोग देखें इंस्टेंटेनियस पावर, अगर हम लोग देखें इंस्टेंटेनियस पावर तो क्या होगा आई स्क्वायर आर। हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर। लेकिन जब एसी सर्किट है तो जो करंट होगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को आई टी लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये एक एसी सोर्स है, ये क्या है एसी सोर्स। तो यहाँ पे करंट क्या होता है, जो यहाँ पे जो करंट होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है। इसका वैल्यू कितना होता है आई एम या चाहे आई नॉट जो भी कहो, ये यहाँ पे पीक वैल्यू है साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी भी टाइम के साथ क्या होगा वी एम साइन ओमेगा टी। हमको पता है कि ये रेसिस्टिव सर्किट है तो दोनों आपस में सेम फेज में होंगे। अगर हम देखें इंडक्टिव सर्किट में तो ये अगर एसी सोर्स है तो यहाँ पे जो मान लेते हैं जो पोटेंशियल है वो क्या है वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। और हम लोग को पता है जब इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है मतलब कि ओमेगा टी से माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो करंट क्या होगा इससे पीछे चलेगा 90 डिग्री। मतलब ये क्या होगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब जो यहाँ पे करंट है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे वो पीछे है किससे पोटेंशियल से, कितना 90 डिग्री। कैपेसिटिव सर्किट है तो ये एसी सोर्स है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और जो करंट है वो कैपेसिटी में क्या होता है लीड करता है, मतलब पोटेंशियल से आगे होता है कितना 90 डिग्री। याद कैसे रखेंगे, सी से कैपेसिटर सी से करंट दोनों दोस्त, तो दोनों दोस्त मिलकर लीड करेगा कितना 90 डिग्री। तो जब पोटेंशियल से कितना आगे होगा 90 डिग्री, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस 90 डिग्री। मतलब कि क्या होगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर टाइम की वैल्यू क्या होता है, टाइम क्या होता है आई एम साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर करती है और आर से मल्टीप्लाई कर दी है। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ आई एम स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या है पावर है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसके केस में प्योर रेसिस्टिव की सर्किट के केस में। एवरेज पावर देखें तो क्या होता है, बस इसी को हम लोग एवरेज कर देंगे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, फिर से बता देते हैं। जैसे कि अगर साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है तो इसका हम लोग करेंगे ना एवरेज, तो क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो। बस याद रखना है साइन टू ओमेगा टी दोनों सेम ही है, क्या होता है जीरो इसका एवरेज। जैसे कि कॉस ओमेगा टी इसका एवरेज क्या होगा जीरो, कॉस टू ओमेगा टी इसका एवरेज क्या होगा जीरो। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर रहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज क्या होता है 1/2। तो ये 6 जो नोट है हम लोग को ये ध्यान रखना है कि साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है जीरो, साइन टू ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है जीरो, कॉस ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है जीरो, कॉस टू ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा जीरो,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 इसका एवरेज, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज क्या होगा 1/2। अब देखते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो यहाँ पे इसको जब हम एवरेज करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा 1/2, मतलब आई स्क्वायर आर बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है 1/2। तो ये क्या हो गया, एवरेज पावर हो गया, किसके केस में, प्योर रेसिस्टिव सर्किट के केस में। समझ में आया, मतलब कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एवरेज पावर क्या होगा आई स्क्वायर आर बाई 2, किसके केस में, प्योर रेसिस्टर के केस में। अब हम लोग देखते हैं प्योर इंडक्टिव के केस में पावर, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। तो हम लोग को पता है क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है वी आई, मतलब पोटेंशियल एट पार्टिकुलर टाइम, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट, और करंट एट पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो पोटेंशियल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट क्या होता है वी एम साइन ओमेगा टी। और हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव सर्किट है, करंट लैग करेगा, मतलब जो पोटेंशियल है उसे -π/2 -π/2, मतलब कि ओमेगा -π/2। तो हम लोग यहाँ पे करंट वैल्यू क्या आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी -π/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग इसको अगर सॉल्व किए साइन ओमेगा टी -π/2, हम लोग पीछे देखें ना, इसको हम लोग जैसे कि इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, माइनस लेते हैं कॉमन ओमेगा टी से, तो क्या आएगा आई एम साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, माइनस कॉमन ले लिए, और साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है कॉस ओमेगा टी, हम लोग पढ़ा है बेसिक मैथ में, तो माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, यही तो आया ना इंस्टेंटेनियस करंट। यहां पे क्या आएगा इंस्टेंटेनियस करंट कैपेसिटर सर्किट में, आई पार्टिकुलर इंस्टेंट क्या होगा वी एम साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, सॉरी साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या आएगा वी एम कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या आया, इसको सॉल्व किया तो क्या आया माइनस आगे साइन आया आई एम कॉस ओमेगा टी, और वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, बस लिख दिए। अब इसको देखें तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोग को पता है बेसिक मैथ में सब पढ़ चुके हैं कि साइन 2 ओमेगा टी क्या होता है, बताइए 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होगा वैल्यू, साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी इंटू है क्या होता है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। तो यहाँ पर हम यही तो किए हैं, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिखे हैं साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हुआ माइनस आई इंटू वी, ये क्या है पीक वैल्यू है, बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, क्या है साइन 2 ओमेगा टी। अब एवरेज पावर क्या होगा एक साइकिल में, बस इसका हम लोग एवरेज कर देंगे, इसका हम लोग एवरेज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं जो साइन 2 ओमेगा टी है, साइन 2 ओमेगा टी कहाँ गया, यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज क्या होता है 0। तो यहाँ पे एवरेज पावर क्या होगा 0, किसी केस में प्योर इंडक्टिव के केस में। सिमिलरली अगर हम देखें प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा वी आई, मतलब कि पोटेंशियल एट पार्टिकुलर टाइम और करेंट एट पार्टिकुलर टाइम। तो पोटेंशियल एट पार्टिकुलर टाइम क्या होता है वी एम साइन ओमेगा टी, और हम लोग को पता है कैपेसिटिव के केस में क्या होता है करंट लीड करता है, करंट आगे होता है किससे पोटेंशियल से, कितना 90 डिग्री π/2। तो यहाँ पे क्या होगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस 90 डिग्री, यहाँ पे आगे चलता है तो करंट, क्योंकि सी से कैपेसिटर सी से करंट दोनों दोस्त हो गया, आगे चलेगा लीड करेगा, कितना फेज से π/2 से। तो जो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कितना क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस ओमेगा टी, आई एम को आई एम लिख दिए और वी एम साइन ओमेगा टी को यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, तो साइन 2 ओमेगा बाई 2 यहाँ पे लिख दिए। तो ये अपने को मिल गया इंस्टेंटेनियस पावर। अगर एवरेज पावर देखें तो इसी का एवरेज कर देंगे यहाँ पे, तो साइन 2 ओमेगा टी क्या होता है, क्या एवरेज क्या होता है साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है 0, तो पूरा वैल्यू क्या आ गया 0, तो एवरेज पावर क्या हो गया 0। मतलब कि एवरेज पावर इन द केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट,
क्या होता है, 0। मतलब इन लोगों का कंट्रीब्यूशन प्योर इंडक्टिव सर्किट में और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कोई पावर नहीं होता है, कोई पावर डिसिपेटेड नहीं होता है, एवरेज पावर 0 होता है। मतलब कि इन लोग से कोई पावर अपने को नहीं मिलता है। मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर किससे मिलता है, रेसिस्टर से। क्योंकि यहाँ पे पावर होता है, यहाँ पे एवरेज पावर क्या होता है, ओवर अ साइकिल, एक साइकिल में क्या होता है, I²R/2। यहाँ पे I क्या है, पीक वैल्यू है, आई हम लोग लिखे हैं, पीक वैल्यू है। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से है और एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। फाइंड, क्या फाइंड करना है, पहला रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, दूसरा पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स और तीसरा आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि कभी भी क्वेश्चन बल्ब से आए ना तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसका रेसिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट नंबर पहले क्या ध्यान रखना है कि उसका रेसिस्टेंस निकालेंगे। सेकंड पॉइंट नोट क्या है, फिर क्या ध्यान रखना है कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बस इससे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपना। जब भी बल्ब का क्वेश्चन आए तो पहला नंबर पे क्या रहेगा, टारगेट अपना निकालना है रेसिस्टेंस बल्ब का, क्योंकि जो बल्ब में जो टंगस्टन वायर है उसका रेसिस्टेंस कितना है वो पहले निकालेंगे। पहले दिमाग में आना चाहिए। और फिर क्या आना चाहिए कि जो ब्राइटनेस होता है बल्ब का वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कि बल्ब का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग को पता है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पहले गिवन है, क्या गिवन है, बल्ब का पावर, कितना पावर ये डिसिपेट कर रहा है और कितना वोल्टेज सप्लाई में। मतलब कि ये 100 वाट है, हम लोग को पावर देता है कितना वोल्टेज में, 220 वोल्टेज में। तो ध्यान रखने की बात ये है कि जो ये वोल्टेज है इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है कि एक एवरेज वोल्टेज है कि एक ये आरएमएस वोल्टेज है। हम लोग पहले फर्स्ट लेक्चर वीडियो में देख चुके हैं कि जब भी पोटेंशियल और करंट के केस में कुछ ना बोले क्वेश्चन, कुछ ना मतलब वहाँ पे गिवन हो, कुछ ना मतलब वहाँ पार्टिकुलर बताए क्वेश्चन कि वो आरएमएस वैल्यू है कि एवरेज वैल्यू है कि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो हम लोग आरएमएस वैल्यू ही मानेंगे, आरएमएस वैल्यू ही मानेंगे। लिख लीजिए नोट पे कि करंट और पोटेंशियल के केस में जब क्वेश्चन कुछ ना बोले, कुछ क्वेश्चन में मेंशन ना हो, तो हम लोग आरएमएस वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। और पावर के केस में एवरेज वैल्यू, जब पावर दे और कुछ ना बोले तो हम लोग उसको एवरेज पावर ही करेंगे कंसीडर। और पोटेंशियल और करंट केस में जब कुछ ना दे, क्वेश्चन में मेंशन ना हो, तो हम लोग उसको आरएमएस वैल्यू करेंगे कंसीडर। तो यहाँ पे ध्यान है पोटेंशियल 220 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू है। तो हम लोग को पता है V पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से अगर हम लोग I इक्वल टू क्या होगा, V/R, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे I क्या होगा, V/R, I क्या होगा, V/R। तो यहाँ पे V/R लिखें तो V²/R। तो यहाँ पर जो R रेसिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, V²/P। तो V की वैल्यू रख दी यहाँ पे 220 वोल्ट और पावर वैल्यू रखती है 100, यहाँ पे गिवन है 100। तो कितना आ गया, 484 ओम, मतलब कि 484 ओम इसका रेसिस्टेंस है। अब देखते हैं अब क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पीक वोल्टेज फाइंड करना है। तो अपने को पता है कि जो आरएमएस वोल्टेज होता है वो क्या होता है, Vm/√2, मतलब पीक वोल्टेज बाई √2। तो यहाँ से अपने को निकल जाएगा पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज क्या होगा, Vrms इंटू √2। तो कितना आ जाएगा, Vrms तो यहाँ पे दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 311 वोल्ट। अब फाइंड करना है आरएमएस करंट। तो पावर क्या, एवरेज पावर क्या होता है, Vrms इंटू Irms। तो I क्या हो जाएगा, पावर बाई वोल्टेज। पावर गिवन है 100 वोल्ट और ये गिवन है 220 वोल्ट, तो कितना आता है 0.4 एम्पियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अब देख लिए। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन से अपने को क्या करना है, कंक्लूड कि जब भी बल्ब का क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन यहाँ भी है बल्ब का, जब भी बल्ब का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट अपना क्या रहेगा टारगेट, कि उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। सेकेंड टारगेट माइंड में क्या होना चाहिए कि जो बल्ब का जो होता है ब्राइटनेस वो करंट का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसी दो कॉन्सेप्ट से आता है क्वेश्चन, मतलब कि पूछता है क्वेश्चन। अब सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कितना गिवन है, 25 मिली हेनरी इंडक्टेंस।
इज कनेक्टेड टू अ सोर्स 220 वोल्ट। देखिए यहाँ पर दिया है 220 वोल्ट, कुछ नहीं बताया कि क्या है, तो इसको क्या मानेंगे, आरएमएस वोल्टेज मानेंगे। यही पता करना होता है क्वेश्चन में, कन्फ्यूज यही हम इस लोग ऐसे ही होते हैं कन्फ्यूज, तो लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। इसको क्या मानेंगे, आरएमएस वैल्यू। जब कुछ ना बोले करेंट और पोटेंशियल केस में हम लोग उसको क्या मानेंगे, आरएमएस वैल्यू। और पावर के केस में जब कुछ ना बोले तो क्या मानेंगे, एवरेज पावर। तो फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब हम लोग को एल फाइंड करना है, नहीं इंडक्टिव सॉरी एक्सएल फाइंड करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और आरएमएस करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। तो ये एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस कितना है 25 मिली हेनरी दिया हुआ है, तो 25 × 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज। तो एक्सएल क्या होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस सॉरी, तो मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ क्या है, इंडक्टर। तो ये क्या होता है ओमेगा एल, मतलब 2 पाई ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ एल इंटू एल। तो हम वैल्यू पुट कर दिए, 2 का 2, पाई क्या होता है 3.14, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज और एल 25 × 10⁻³, तो कितना आ गया 7.85 ओम। अब देखते हैं वी आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस एक्सएल। यहाँ पे इंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हम लोग पता है V = IR होता है, तो ये इसका रेजिस्टेंस क्या होता है एक्सएल इंडक्टर का। जो एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस बट इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। यहाँ पे क्या होगा V = IR की जगह पे क्या होगा V = IXL, तो I = क्या होगा V/XL। एक्सएल पर निकाल चुके हैं 7.85 से पुट कर देंगे, करंट कितना आ गया 28 एम्पियर। अब यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थ 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस दिया हुआ है कैपेसिटर का, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। अब देखिए 220 वोल्ट की इसको हम लोग क्या मानेंगे, आरएमएस वैल्यू मानेंगे, क्या मानेंगे आरएमएस वैल्यू। इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन ताकि हम लोग को डाउट क्लियर हो। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से और यहाँ से क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुका है। तो ये क्या है, आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट क्या फाइंड करना, आरएमएस फाइंड करना, पी की फाइंड करना इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग गिवन है, इसका क्या गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है कैपेसिटर का, और इसी सोर्स का क्या गिवन है, वोल्टेज और इसका फ्रीक्वेंसी। तो ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग आरएमएस वैल्यू मानेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और कैपेसिटेंस गिवन है कैपेसिटर का। तो एक्सी क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड कर रहे हैं। एक्सी क्या होता है 1/ωc, याद रखना है। एक्सी ओमेगा सी नहीं होता है, जो एक्सी है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो होता है 1/ωc। तो 1/ωc, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। तो सबको वैल्यू पुट कर दिए, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 50 और 15, और यहाँ पे सी है कैपेसिटेंस, वहाँ पे गिवन है 15 माइक्रोफैरड। 15 माइक्रो क्या होता है 10⁻⁶, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 212 ओम, आप लोगों को आंसर मिल गया। अब देखते हैं अगर आई आर एम एस क्या होता है, V/RMS/XC। एक्सी क्या है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 220 वोल्ट में गिवन है आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का, और एक्सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 212 वोल्ट, यहाँ 212 ओम, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ पे आंसर अपने को मिल गया 1.04 एम्पियर। अब देखते हैं पीक करंट। तो पीक करंट क्या होगा, √2 IRMS से हम लोग यहाँ पे देखे हैं। IRMS क्या होता है, पीक करंट बाई √2। तो IM क्या होगा, जो पीक वैल्यू करंट क्या होगा, IRMS इंटू √2। तो √2 को हम लोग वैल्यू क्या होता है 1.414। तो 1.4 हम लोग लिखे यहाँ पे इंटू IRMS हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 1.04। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 1.47 एम्पियर करंट मिल गया। अब क्या पूछा क्वेश्चन, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट के साथ क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, XC इक्वल क्या होता है, XC इक्वल टू 1/ωc, मतलब कि 1/2FC, मतलब जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और इंडक्टिव
सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किए तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था वो हाफ हो गया। और देखते हैं करंट के केस में कि करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पे आर यहाँ पे कैपेसिटर है तो यहाँ पे XC होगा क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है XC। तो यहाँ पे XC क्या होता है, तो यहाँ पे जो करंट है और XC क्या है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर XC हाफ हुआ है, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हुआ है तो करंट क्या होगा डबल, क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे डबल हो गया। तो ये अपने को फाइंड कर लिए। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कि द लैम्प इज कनेक्टेड, एक लैम्प है जो कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर। एक लैम्प को हम लोग किए कनेक्ट कैपेसिटर के साथ सीरीज में। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर DC एंड AC कनेक्शन, व्हाट हैपन इन ईच केस इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस। मतलब कि बल्ब के साथ क्या होगा, मतलब लैम्प जो अगर हम लोग कैपेसिटेंस को डिक्रीज करेंगे AC और DC कनेक्शन में तो क्या होगा, हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखना है। तो हम लोग पहले देखते हैं DC केस में। तो DC केस में हम लोग क्या किए हैं, बल्ब कर दिए कनेक्ट। बल्ब एक मान लेते हैं रेजिस्टेंस है और ये एक कैपेसिटर है। तो DC केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, एक हम लोग देखते हैं फार्मूला की तरफ से। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है तो XC क्या होगा 1/ωc। ओमेगा क्या होता है 2πf। जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा इन्फिनाइट। मतलब जो करंट क्या होगा सर्किट में जीरो। करंट इज इक्वल टू क्या होता है VRMS अपॉन XC। जब ये इन्फिनाइट है तो ये क्या होगा जीरो। ये तो देख लिए अपना हम लोग फार्मूला से। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट से क्या होता है। जैसे कि ये DC सोर्स है, करंट डायरेक्ट जीरो नहीं होता है सर्किट में। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट देखे हैं। तो जब हम लोग करते हैं ना DC सोर्स से करते हैं कनेक्ट कैपेसिटर को, तो कुछ मिली सेकेंड के लिए हम लोग को करंट देखने को मिलता है सर्किट में। जब हम लोग ग्रेविमेटर यहाँ पे करते हैं कनेक्ट, हम लोग डिफ्लेक्शन शो मिलता है, फिर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये कैपेसिटर जब होता है फुली चार्ज तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों पोटेंशियल हो जाता है सेम। तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट फ्लो कहाँ से करता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। और जब हम लोग कैपेसिटर को करते हैं कनेक्ट DC सोर्स से तो ये चार्ज होना शुरू करता है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू करता है, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो इस पर जो चार्ज होता है Q = CV वो इंक्रीज होते होते यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल है क्रॉस बोथ प्लेट, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, जो इसका पोटेंशियल है वो हो जाता है इक्वल टू DC सोर्स। अब जब दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो फिर करंट इसमें क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। ये देखते हैं कॉन्सेप्ट से, ये देख लीजिए फार्मूला से। तो ये देखिए आफ्टर कैपेसिटर गेट कंप्लीटली चार्ज, जब कैपेसिटर हो जाता है कंप्लीटली चार्ज देन नो करंट फ्लो इन द सर्किट इवन इफ C इज रिड्यूस। जब हम लोग अगर C को रिड्यूस भी करें ना कैपेसिटेंस को, फिर भी इसमें कोई करंट देखने को अपने को नहीं मिलता है क्योंकि पोटेंशियल ही सेम हो गया है। किसके बराबर, DC सोर्स के बराबर। अब देखते हैं AC सोर्स में क्या होता है अगर हम लोग कैपेसिटेंस को डिक्रीज करें तो यहाँ पे देखिए बल्ब लगाए हैं। मतलब यहाँ पे क्या आया कॉन्सेप्ट, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पे ये लगेगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, तो करंट क्या होता है V/Z इम्पीडेंस। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इम्पीडेंस क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, करंट और कैपेसिटर दोनों को कनेक्ट सीरीज कम्बिनेशन में, और रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों को कनेक्ट सीरीज में, और फिर रेसिस्टेंस और इंडक्टर मतलब कि RL सर्किट और RC सर्किट हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इम्पीडेंस क्या होता है रेसिस्टेंस के केस में √R²/XC²। तो यहाँ पे XC क्या होता है 1/ωc का स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे C को रिड्यूस करेंगे, तो जो ये वैल्यू है ओवरऑल जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा ओवरऑल वैल्यू। तो जो ये वैल्यू है कंप्लीट वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। तो जो ये कंप्लीट वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जब करंट डिक्रीज हो रहा है
कैपेसिटेंस को डिक्रीज करने के कारण, तो ब्राइटनेस में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्राइटनेस किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट का देख लिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व किए, I इक्वल टू V/Z एक इम्पीडेंस है, मतलब कि जब रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट होता है सर्किट में, तो क्या होता है रेसिस्टेंस, तो क्या होता है इम्पीडेंस, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। तो जो इम्पीडेंस क्या होता है, √R²/XC²। तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए, R² XC² को लिख दिए 1/ωc का स्क्वायर, जब हम लोग यहाँ पे C को रिड्यूस करते हैं तो ये जो है डिनोमिनेटर वो होता है इंक्रीज। तो जब ये होगा इंक्रीज तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा V/Z का वो होगा डिक्रीज, मतलब जो करंट होगा वो डिक्रीज करेगा। जब करंट डिक्रीज करेगा तो जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज होगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जब एक हम लोग इंडक्टर में, ये इंडक्टर है, इसे हम लोग जब हम लोग आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे, इसके बाद जो बल्ब का ग्लो है, जो लाइट ग्लो कर रहा है बल्ब, वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, ये अपने को देखना है। तो ये देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो इंडक्टर है, जब इसमें एक्सटर्नल करंट फ्लो करता है, जब यहाँ पे एसी करंट है तो ये टाइम के साथ वेरी करेगा। जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो जो ये B0 है, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होता है μ0 Ni। तो ये फर्स्ट हम लोग ये देखे हैं किस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में, और मैग्नेटिक एंड मैटर में भी देखे हैं। डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उसमें हम लोग यहाँ इसको पढ़ चुके हैं पहले। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 Ni। ये सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स के कारण, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni। जब हम लोग इसमें आयरन इंसर्ट कर देंगे इस कैपेसिटी, इस इंडक्टर में, तो जो ये आयरन है ये क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जो इसको डाइपोल होते हैं, जो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, वो होते हैं अलाइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण क्या होगा कि जो ये मटेरियल है वो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। यहाँ पे Bm क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल। तो जो अपने को नेट जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक तो एक्सटर्नल सोर्स, एक तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण है μ0 Ni। यहाँ पे H क्या होता है, Ni के बराबर। यहाँ पे ये क्या हो गया, μ0 H, जो टू एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फील्ड μ0 H। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल है हम लोग इंसर्ट किए हैं आयरन रॉड, वो भी क्या होता है, वो भी होता है मैग्नेटाइज, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाना शुरू कर देता है, जो टू मटेरियल, उसको हम बोलते हैं Bm। और वो किसकी वैल्यू होता है, वो किसके बराबर होता है, μ0 M। यहाँ पे कैपिटल नेम क्या है, मैग्नेटाइजेशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, मैग्नेटिज्म और मैटर में। टॉपिक के नाम क्या था, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। उसमें हम लोग ये सब देख चुके हैं। यहाँ पर रिवाइज इस तरह हम लोग रिवाइज हो जा रहा है क्वेश्चन के हेल्प से। तो आप लोग यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो हो गया इंक्रीज। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या था, μ0 H, μ0 Ni। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, μ0 H प्लस μ0 M। H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड होगा इंक्रीज तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होता है, B.A। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा इंक्रीज तो जो फ्लक्स होगा वो भी होगा इंक्रीज। जो इससे फ्लक्स पास हो रहा होगा इस वो भी होगा इंक्रीज। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तब देखते हैं आगे, हम लोग पढ़े सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता था, जो फाई होता था वो करंट का होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसीलिए सारा वीडियो को लाइन से देखेंगे, तब हम लोग सारे को इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता था वो होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या लाए हैं, इंडक्टेंस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो जो इंडक्टेंस है इस कॉइल का वो इंक्रीज होगा। हम लोग सब रिलेट करते चल रहे हैं। शुरू में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण फ्लक्स इंक्रीज हुआ, इसके कारण क्या हुआ, इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ। क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग लाए हैं एक कांस्टेंट एल, सेल्फ इंडक्टेंस, और ये जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज हुआ। और इंडक्टेंस अब हम लोग यहाँ पे आगे देखें, जो एक्सएल है, मतलब जो रेसिस्टेंस ऑफ इस कॉइल, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे एल इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें, समराइज करें तो शुरू में बी इंक्रीज हुआ, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड था वो हुआ इंक्रीज। उसकी इंक्रीज होने के कारण जो फ्लक्स था
वो इंक्रीज हुआ। फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण जो इंडक्टेंस था वो इंक्रीज हुआ। इंडक्टेंस इंक्रीज होने के कारण जो XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो इंक्रीज हो गया। जब XL इंक्रीज होगा तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर VL जिसको बोलते हैं वो होगा इंक्रीज। मतलब हम लोग लिंक करते चल रहे हैं, शुरू में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, फिर फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फिर इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ, क्योंकि सब आपस में लिंक है। देखिए यहाँ पे फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस था वो इंक्रीज हुआ, फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस वो इंक्रीज होगा। तो जब इसके क्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा ड्रॉप होगा तो इसको तो कम मिलेगा ना पोटेंशियल, और जब इसको कम मिलेगा तो बल्ब का ग्लो जो होगा वो डिक्रीज करेगा। समझ में आया? मतलब कि जब द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब विल डिक्रीज। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मतलब कि यहाँ पे जो आयरन रोड है वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, BM विच इज इक्वल टू म्यू नॉट M। M क्या है? मैग्नेटाइजेशन। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हुआ। जब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है? B.A। तो जब B इंक्रीज हुआ तो फिर फ्लक्स इंक्रीज होगा। यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है? LI। तो जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज हुआ। जब इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस था, इंडक्टेंस इंडक्टेंस के इंक्रीज होने के कारण जो XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो इंक्रीज हुआ। और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हुआ तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है वो हो गया इंक्रीज। तो जब इसके क्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा ड्रॉप होगा तो रेजिस्टेंस को तो पोटेंशियल कम मिलेगा ना, और जब इसको पोटेंशियल कम मिलेगा मतलब कि जो बल्ब का जो ग्लो है वो डिक्रीज होगा। ये लोग देख लिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टर है उसको करेंगे कनेक्ट सीरीज में कैपेसिटर के साथ, मतलब RC सर्किट और RL सर्किट, और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।